नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम एक ऐसी आर्थिक स्थिति को डिकोड करने वाले हैं जहां एक देश के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने और आर्थिक विकास को लगातार बढ़ाते रहने के बीच एक भारी टकराव पैदा होता है, खासकर तब जब दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स और अनिश्चितता का माहौल हो। चलिए समझते हैं कि कैसे देश के बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फैसले और हमारी रोजमर्रा की आदतें आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। आज के इस डिस्कशन का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। पहले बात करेंगे द 7 डिमांड अपील्स की, फिर द फॉरेक्स क्रंच साइकिल और करंट अकाउंट डेफिसिट को समझेंगे। उसके बाद इंडियाज इंपोर्ट वल्नरेबिलिटीज पर नजर डालेंगे और आखिर में द सप्लाई साइड सॉल्यूशंस को जानेंगे। पहला हिस्सा, द 7 डिमांड अपील्स, एवरीडे एक्शंस एज इकोनॉमिक टूल्स। हाल ही में वेस्ट एशिया में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट और गिरती हुई रूपी के दबाव को देखते हुए देश में कुछ बहुत ही स्पेसिफिक अपील्स की गई हैं। ध्यान दीजिए इन मांगों पर। 1 साल तक सोना ना खरीदना, ईंधन बचाने के लिए वर्क फ्रॉम होम करना, खाने के तेल का इस्तेमाल 10% कम करना, केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रयोग आधा करना, विदेशी यात्राएं घटाना, लोकल चीजें खरीदना और ओवरऑल अपनी खपत या कंजम्पशन को कम करना। यह देखना वाकई दिलचस्प है कि कैसे वर्क फ्रॉम होम जैसे आम कदम को एक मैक्रो लेवल डिमांड साइड फ्यूल कंजर्वेशन टूल के रूप में फ्रेम किया जा रहा है। और इन सब अपील्स में जो आंकड़ा सबसे ज्यादा हाईलाइट होता है वो है ये 50% केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल को सीधे आधा कर देने का सुझाव। ये कोई छोटी बात नहीं है। इस विशाल पैमाने के प्रस्ताव का सीधा सा मकसद इंपोर्ट किए जाने वाले कच्चे माल पर खर्च बचाना है, जो कि फॉरेक्स रिजर्व्स को स्टेबल रखने में एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरा हिस्सा, द फॉरेक्स क्रंच साइकिल, फ्रॉम इंपोर्ट्स टू इन्फ्लेशन। अब देखिए, ये पूरा मैकेनिज्म एक विशियस साइकिल की तरह काम करता है जो 4 कदम में बनता है। कहानी शुरू होती है पहले स्टेप से, जहां देश के इंपोर्ट्स उसके एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाते हैं। फिर आता है दूसरा स्टेप, जब लगातार इंपोर्ट्स ज्यादा होने से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तेजी से खाली होने लगते हैं और रुपी कमजोर पड़ने लगता है। तीसरा स्टेप, इस कमजोर रुपी की वजह से बाहर से आने वाला सामान और भी महंगा हो जाता है, जिससे इन्फ्लेशन या महंगाई भड़क उठती है। और इस दबाव को देखकर चौथे स्टेप तक आते आते फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स डरकर अपना पैसा निकालने लगते हैं। यह एक ऐसा खौफनाक लूप है जहां एक परेशानी सीधे दूसरी परेशानी को जन्म देती है। तीसरा हिस्सा, डिफाइनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट, द क्रूशियल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो यहां एक जरूरी सवाल उठता है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट या CAD आखिर क्या बला है। आसान भाषा में कहें तो एक तय समय के अंदर जब देश में आने वाले सामान, सर्विसेज और ट्रांसफर्स का इंपोर्ट देश से बाहर भेजे जाने वाले एक्सपोर्ट से ज्यादा हो जाए तो उसे CAD कहते हैं। और अगर ये डेफिसिट लंबे समय तक बना रहे तो करेंसी पर तगड़ा दबाव पड़ता है। इस खाई को भरने के लिए फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI जैसी विदेशी पूंजी पर निर्भरता बेहद बढ़ जाती है। अगर 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद की हिस्ट्री देखें तो देश में ज्यादातर समय यह घाटा बना ही रहा है। अगर 2020 के पेंडेमिक जैसे एक्सेप्शनल वक्त को छोड़ दें तो आमतौर पर इंपोर्ट्स हमेशा एक्सपोर्ट से ज्यादा ही रहे हैं। यह क्लियरली दर्शाता है कि यह किसी हाल ही की आई टेम्पररी प्रॉब्लम का नतीजा नहीं है, बल्कि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट के बीच एक गहरा स्ट्रक्चरल इंबैलेंस है जो लगातार अर्थव्यवस्था पर हावी रहा है। चौथा हिस्सा, इंडियाज इंपोर्ट वल्नरेबिलिटीज, द कोड रेंज ऑन फॉरेक्स। ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आखिर कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। देश की करीब 85% क्रूड ऑयल की जरूरत आयात से पूरी होती है। वहीं खाने के तेल या एडिबल ऑयल्स के मामले में ये डिपेंडेंस लगभग 65% है। ये एक ऐसी बुनियादी निर्भरता है जो अर्थव्यवस्था को बेहद वल्नरेबल बनाती है। जब ग्लोबली इनके दाम अचानक बढ़ते हैं तो इंटरनल डिमांड को कंट्रोल करने के लिए ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड रह जाते हैं। और फॉरेक्स रिजर्व्स को सबसे ज्यादा खाली करने वाली वस्तुओं की लिस्ट में क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सोना सबसे ऊपर आते हैं। यहां सोने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। सोने के साथ जो एक पुराना सांस्कृतिक जुड़ाव है वो भले ही निजी हो, लेकिन इसका मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर एक बहुत ही विशाल असर पड़ता है। भारी मात्रा में होने वाला गोल्ड इंपोर्ट विदेशी मुद्रा को काफी तेजी से ड्रेन करने का काम करता है। लेकिन इन सब के बावजूद देश को चलाने के लिए आखिर कितना विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद है? डेटा के अनुसार मई 2026 तक देश का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $703 बिलियन रहा। यह रिजर्व बैंक द्वारा फीमा गाइडलाइंस के तहत मैनेज किया जाने वाला एक विशाल फंड है जो किसी भी एक्सटर्नल आर्थिक झटके से बचाने का काम करता है।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फिगर भले ही बहुत बड़ा लगे, लगातार बढ़ते मैसिव इंपोर्ट बिल्स इस भंडार को भी तेजी से खाली करने की क्षमता रखते हैं। पांचवा हिस्सा, द सप्लाई साइड सॉल्यूशंस, फिक्सिंग द रूट कॉज। यहां दो अलग अप्रोचेस के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है डिमांड कट्स, जिसमें आम लोगों से खपत कम करने को कहा जाता है। इसे सिर्फ एक स्टॉप गैप मेजर या टेम्पररी फर्स्ट एड की तरह देखा जा सकता है। ये तुरंत फॉरेक्स तो बचा लेता है, पर इससे ट्रेड और आर्थिक विकास दोनों धीमे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ है सप्लाई बूस्ट्स। ये एक ड्यूरेबल क्योर या स्थायी इलाज है। इसमें फोकस देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाने और मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने पर होता है। असली आर्थिक समाधान बस कंजम्पशन कम करने में नहीं, बल्कि अपनी ही जमीन पर सप्लाई को बढ़ाने में छिपा है। तो इस स्थायी इलाज के प्रैक्टिकली क्या तरीके हो सकते हैं? पहला, पीएलआई स्कीम्स और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जरिए एक्सपोर्ट्स को तेजी देना। दूसरा, देश में ही ऑयल सीड्स और खाने के तेल का उत्पादन बढ़ाना ताकि बाहर ना देखना पड़े। तीसरा, एफडीआई को और ज्यादा मजबूत करना। चौथा, रिन्यूएबल्स और ईवीज जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज विकसित करना ताकि क्रूड ऑयल पर हमारी निर्भरता कम हो। और आखिरी, इंपोर्ट किए जाने वाले प्रोडक्ट्स का खुद वैल्यू एडिशन करके अपना लोकल विकल्प तैयार करना। यही वो मास्टर प्लान है जो इकोनॉमी को लगातार आने वाले बाहरी झटकों से महफूज रख सकता है। ये एक ऐसी चुनौती है जो अकेले किसी एक देश की नहीं है। दुनिया में जब भी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो लगभग हर ओपन इकोनॉमी को इस मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ता है। 1991 के रिफॉर्म्स के बाद अपनाए गए ओपन इकोनॉमिक मॉडल का एक ही सच है, कोई भी देश अब प्रोटेक्शनिज्म के चलते खुद को दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करके नहीं रख सकता। ऐसा करने से शॉर्ट टर्म में फॉरेक्स तो शायद बच जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर इसका बेहद नकारात्मक असर पड़ेगा। और यही मुद्दा एक बेहद अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या एक खुली अर्थव्यवस्था अपनी ग्रोथ और विकास दर की कुर्बानी दिए बिना अपनी करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स दोनों को बचा सकती है? ये एक ऐसी कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ है, एक ऐसी कशमकश है जहां शॉर्ट टर्म डिमांड कट्स और लॉन्ग टर्म सप्लाई साइड पॉलिसीज के बीच का सही बैलेंस ही ये तय करेगा कि आर्थिक स्थिरता किस कीमत पर मिलेगी। ये वाकई सोचने वाली बात है जो अपने पीछे कई गहरे मुद्दे छोड़ जाती है। आज के इस विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।